नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है, वो है समझिए.com। आज समझिए.com पर हम चर्चा करने वाले हैं दो खबरों को लेकर, जहां जिस तरीके से 22 साल के बाद यह बड़ा फैसला सामने आया है भारतीय बैंकिंग जगत से जुड़ी हुई आपको खबर बताऊंगी। दरअसल 22 लंबे वर्षों का सूखा समाप्त हो चुका है। साल 2004 से लगा वह ताला अब खुलने जा रहा है, जिसने देश के शहरी सहकारी बैंकिंग तंत्र के विस्तार को रोक रखा था। भारतीय रिजर्व बैंक के इस एक फैसले से वित्तीय गलियारों में लेकर आपके शहर के आम व्यापारी, रेहड़ी पटरी लगाने वाले, मध्यम वर्गीय परिवार को चेहरे पर मुस्कान है। सहकारी बैंकिंग और जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, अब एक नए अवतार में आपके सामने आने वाली है। ये कहानी सिर्फ लाइसेंस मिलने की नहीं है, बल्कि उस भरोसे के पुनर्जन्म की है जो 2 दशक पहले डगमगा गया था, जब 1990 और 2000 के दशक में कुप्रबंधन, राजनीतिक हस्तक्षेप, एनपीए के दलदल में फंसकर दर्जनों शहरी सहकारी बैंक ढह गए थे। तब केंद्रीय बैंक को कड़ा कदम उठाते हुए नए लाइसेंस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना पड़ा था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। टेक्नोलॉजी के आधुनिक दौर पर सख्त निगरानी तंत्र और पारदर्शी नियमों के साथ आरबीआई ने फिर से दरवाजे खोलकर रख दिए हैं। यह फैसला केवल बैंकिंग क्षेत्र के विस्तार का नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने तक किफायती वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के एक नए युग का आगाज है। आइए इस महाबदलाव के हर पहलू को गहराई से समझते हैं आज समझिए.com में। चलिए समझते हैं इस बड़ी जानकारी को लेकर। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा दर्शकों ये की है कि वह अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से यानी शहरी सहकारी बैंकों को लेकर नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने जा रहा है। साल 2004 के बाद यह पहला मौका होगा जब देश के नए शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने की कानूनी अनुमति दी जाएगी। आरबीआई के इस कदम का सीधा मतलब यह है कि अब देश के छोटे बड़े शहरों में नए सहकारी बैंक खुल सकेंगे। केंद्रीय बैंक का मानना है कि पिछले 2 दशकों में किए गए ढांचागत और कानूनी सुधारों के बाद अब यह सेक्टर पूरी तरीके से स्थिर है, सुरक्षित हो चुका है। हालांकि इस बार नए लाइसेंस पाने के लिए मापदंड बेहद सख्त होंगे। आरबीआई केवल उन्हीं संस्थाओं को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करेगा जो मजबूत पूंजी आधार, पारदर्शी प्रबंधन और आधुनिक तकनीक से लैस होंगी। लाइसेंस प्रक्रिया का खाका जल्द ही सार्वजनिक किया जाने वाला है, जिसमें नए आवेदन की शर्तें, न्यूनतम पूंजी की सीमा और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के कड़े नियम लागू होंगे। अब यह फैसला न केवल वित्तीय तंत्र को मजबूत करेगा दर्शकों, बल्कि देश के उन शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करेगा जहां पारंपरिक वाणिज्यिक बैंक अपनी पहुंच नहीं बना पाए हैं। तो ये तो रही देखिए महत्वपूर्ण जानकारी कि ये कौन कौन से वो बड़े बदलाव इसमें होंगे। लेकिन आपके मन में अब ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब देश में पहले से ही बड़े बड़े सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, तो अब इन तमाम फैसलों की बारी क्यों आई? अब स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक मौजूद हैं ही, तो फिर आरबीआई को 22 साल के बाद दोबारा शहरी सहकारी बैंकों के दरवाजे खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका सीधा और सटीक जवाब है स्थानीय जरूरतों की पूर्ति और अंतिम व्यक्ति तक क्रेडिट की पहुंच। बड़े कमर्शियल बैंक अक्सर छोटे दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं, ऑटो चालकों, कुटीर उद्योगों और छोटे उद्यमियों को लोन देने में हिचकिचाते हैं। उनके लिए कागजी औपचारिकताएं इतनी जटिल होती हैं कि एक छोटा व्यापारी अक्सर साहूकारों के चंगुल में फंस जाता है, जो भारी भरकम ब्याज वसूलते हैं। अब यहीं पर शहरी सहकारी बैंकों यानी कि यूसीबीएस की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। अब यूसीबीएस के पास अपने इलाके की लोकल नॉलेज यानी स्थानीय बाजार और ग्राहकों की गहरी समझ होती है। अब बैंक मैनेजर को स्थानीय व्यापारियों और उनकी साख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है, जानकारी होती है, लेकिन जिसमें लोन प्रोसेसिंग आसान और तेज हो जाती है। दर्शकों आपको बताएं कि इसके अलावा भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग जिसको हम कहते हैं एमएसएमई को त्वरित और सस्ते ऋण की भारी आवश्यकता है। अब बड़े बैंकों की तुलना में सहकारी बैंक इस अंतर को अधिक कुशलता से भर सकते हैं। यही वजह है, यही रीजन है कि आरबीआई ने देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए इस सोए हुए तंत्र को फिर से जगाने का
फैसला लिया है, यानी कि 22 साल के बाद यह होने जा रहा है। आप समझिए इस खबर को। अब चलिए हम समझिए.com में रुख करते हैं आंकड़ों का और तथ्यों का। अब तथ्यों के जरिए आपको मैं बताना चाहूंगी भारत में शहरी सहकारी बैंकों की वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। आज की तारीख में भारत के बैंकिंग ढांचे में यूसीबीएस का एक विशाल नेटवर्क मौजूद है, लेकिन इसकी अंदरूनी तस्वीर काफी दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देश में इस समय करीब 1500 से अधिक शहरी सहकारी बैंक कार्यरत है, जिनकी हजारों शाखाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं। ये बैंक देश भर के करोड़ों जमाकर्ताओं के अरबों रुपए का प्रबंधन करते हैं। हालांकि इन 1500 से अधिक यूसीबीएस में एक बड़ा हिस्सा वित्तीय रूप से काफी कमजोर स्थिति में रहा है। संपत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो शीर्ष 100 यूसीबीएस के पास इस पूरे सेक्टर की कुल संपत्ति का कितना होता है, 70% से अधिक हिस्सा केंद्रित होता है। इसका मतलब दर्शकों यह है कि बाकी बचे सैकड़ों छोटे सहकारी बैंक बेहद सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहे हैं। अब आते हैं 2004 की बारी में। 2004 में क्या हुआ था कि जब लाइसेंसी रोकी गई थी, तब से लेकर अब तक कई कमजोर बैंकों का आपस में विलय यानी कि मर्जर कराया गया, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मर्जर। तो कई बैंक के लाइसेंस रद्द भी किए गए थे। अब आरबीआई के पास इस नए फैसले के बाद अब न केवल पुराने और कमजोर बैंकों का पुनर्गठन होगा दर्शकों, बल्कि बाजार में नई मजबूत और तकनीक संपन्न संस्थाएं प्रवेश कर सकेंगी। क्या होगा इससे, जिससे सेक्टर का पूरा परिदृश्य और संपत्ति वितरण अधिक बैलेंस हो जाएगा, यानी कि संतुलित हो जाएगा। अब देखिए कुछ और जानकारी की ओर रुख करते हैं। अब बात चलिए दर्शकों करते हैं समझिए.com में उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल की जो सीधे आपकी जेब और आपकी सहूलियत से जुड़ा हुआ है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। आरबीआई के इस फैसले से आम आदमी, छोटे कारोबारी, मध्यम वर्ग को क्या फायदा होगा? तो आपको बता दें कि सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये होगा कि आम लोगों को अपने इलाके में बैंकिंग सेवाएं पाने का एक नया और सुलभ विकल्प मिलेगा। जब नए शहरी सहकारी बैंक खुलेंगे तो बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं कंपटीशन, वो बढ़ेगा। अब प्रतिस्पर्धा बढ़ने का सीधा लाभ ग्राहकों को मिलता नजर आएगा, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो यानी कि एफडी जिसे कहते हैं पर अधिक ब्याज दर पाना हो, या फिर होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, या बिजनेस लोन पर कम ब्याज दर आपको देना होगा। अब देखिए दूसरा फायदे पर चलिए रुक करते हैं। दूसरा बड़ा फायदा क्या होगा? यह होगा कि छोटे व्यापारियों, रेहड़ी पटरी वाले लोगों को, महिला उद्यमियों को बेहद कम कागजी कार्रवाई पर त्वरित लोन मिल सकेगा। अब तीसरे आधुनिक नियमों के तहत खुलने वाले नए यूसीबीएस पूरी तरह डिजिटल होंगे। इसका मतलब दर्शकों यह है कि ग्राहकों को फोन बैंकिंग यानी कि मोबाइल बैंकिंग और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी कि सीबीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई जैसी तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं अपने स्थानीय सहकारी बैंक में ही उपलब्ध होंगी। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए ये भी समझिए। सबसे बड़ी बात यह है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी के तहत ग्राहकों का 5 लाख रुपए तक का जमा धन पूरी तरीके से सेफ होगा। कितना अमाउंट आया इसमें? 5 लाख रुपए तक का। अब देखिए, अब ऐसे में बहुत से लोग कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी कि जिसको कहते हैं आप यूसीबी को एक ही जैसा समझते हैं, लेकिन इनके काम करने के सिद्धांत और उद्देश्य में जमीन आसमान का अंतर होता है। इस अंतर को समझना हर जमाकर्ता और उधारकर्ता के लिए बेहद जरूरी है। कमर्शियल बैंक मूल रूप से लाभ कमाने यानी कि प्रॉफिट ओरिएंटेड मॉडल पर काम करते हैं। वे शेयर धारकों के स्वामित्व में होते हैं। इसके विपरीत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी कि सहकार से समृद्धि सिद्धांत पर काम करते हैं। अब दर्शकों, यूसीबी में चाहे किसी सदस्य ने 1000 रुपए लगाए हो या 1 लाख रुपए लगाए हों, वोटिंग का अधिकार केवल एक ही रहता है। यहाँ मुनाफा कमाना प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता, बल्कि अपने सदस्यों और स्थानीय समुदाय को किफायती वित्तीय सेवाएं प्रदान करना मुख्य लक्ष्य इसका होता है। अब कमर्शियल बैंकों का दायरा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय होता है, जबकि यूसीबीएस मुख्य रूप से एक विशिष्ट शहर, जिले या क्षेत्र तक सीमित रहकर काम करते हैं और अपने स्थानीय सदस्यों के बीच ही लेन देन करते हैं। तो देखिए, सभी लोगों तक, खास तौर पर रेहड़ी पटरी और मिडिल क्लास तक इसका फायदा हो, इसको लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। सहकारी बैंकिंग तंत्र का मुख्य रूप से 2 भागों में इसको बांटा गया है। पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और दूसरा क्या है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। अक्सर लोग इन दोनों को मिलाकर देखते हैं, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली और लक्षित ग्राहक पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं। शहरी सहकारी बैंक मुख्य रूप से शहरों, कस्बों, अर्धशहरी क्षेत्रों में काम करते हैं। इसके मुख्य ग्राहक कौन है? शहरी मध्यम वर्ग,
वेतनभोगी कर्मचारी, स्थानीय दुकानदार और छोटे एमएसएमई उद्योग होते हैं। यूसीबीएस प्राथमिक रूप से गैर कृषि गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ऑन द अदर हैंड, ग्रामीण सहकारी बैंक जैसे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख समितियां जिसको कि PACS मुख्य रूप से गांवों में किसानों, खेतीहर मजदूरों और कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। अब देखिए, नियमन की बात करें तो आरबीआई का हालिया फैसला केवल शहरी सहकारी बैंकों यानी कि यूसीबीएस के लिए है। ग्रामीण सहकारी बैंकों का ढांचा त्रिस्तरीय होता है। उन पर राज्य सरकारों के साथ नाबार्ड की भी सीधी निगरानी होती है। इसलिए ग्रामीण सहकारी बैंकों के नियमों में इस फैसले से तुरंत कोई सीधा बदलाव नहीं आ सकता है, यानी कि नहीं आ रहा है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे हम कि शहरी सहकारी बैंकों की जो मौजूदा स्थिति होगी वो किस तरीके से होने वाली है, और अब हम जानते हैं कि 2004 में क्यों लगा बैन। इसे चलिए समझते हैं। हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इसको समझने के लिए। इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, उसमें लौटना होगा। 1990 के दशक में उत्तरार्ध और 2000 के दशक में शुरुआत में देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह सैकड़ों नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खुले, लेकिन इनमें से कई बैंकों में गंभीर कमियां सामने आई। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? खराब गवर्नेंस या अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप थे। बैंकों के निदेशक मंडल में बैठे लोग अपने रिश्तेदारों और पसंदीदा उद्योगपतियों को बिना किसी ठोस गारंटी के बेधड़क लोन बांटने लगे, जिसे कनेक्टेड लेंडिंग कहा जाता है। जी हाँ, कनेक्टेड लेंडिंग कहते हैं। अब इसके परिणाम स्वरूप बैंकों का एनपीए यानी फंसा हुआ कर्ज आसमान छूने लगा। जब कर्ज डूबने लगा तो कई बड़े सहकारी बैंक ताश के पत्तों की तरह ढह गए, जिससे लाखों आम जमाकर्ताओं की जीवन भर की गाढ़ी कमाई रातों रात डूब गई थी। और इसी महासंकट और गिरते जनविश्वास को देखते हुए आरबीआई ने 2004 में कड़ा फैसला लिया। जब तक इसे पूरे सेक्टर की सफाई नहीं हो जाती तब तक किसी भी नए यूसीबी को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ये तमाम फैसले उसी वक्त ऐतिहासिक रूप में हुए थे, क्योंकि इससे फायदा जो है वो कम लेकिन नुकसान ज्यादा हो रहा था। इतिहास से सीख लेते हुए रिजर्व बैंक इस बार कोई भी जोखिम उठाने के लिए मूड में नहीं है। अब आपके मन में यह आशंका हो सकती है कि क्या 2004 जैसा संकट दोबारा नहीं आ सकता? आरबीआई ने इस बार सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम किए हैं कि परिंदा भी पर ना मार सके। सबसे पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में किए गए हालिया संशोधनों के बाद अब आरबीआई के पास सहकारी बैंकों के प्रबंधन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाने और ऑडिट प्रक्रिया पर सीधे और पूर्ण नियंत्रण आ चुका है। यानी कि आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा सकता है। जो दोहरी अर्थव्यवस्था पर बाधा बनती थी उसे काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। नए लाइसेंस पाने के लिए प्रमोटर के लिए फिट एंड प्रॉपर मापदंड लागू किए जाएंगे, यानी केवल बेदाग और वित्तीय रूप से सक्षम लोग ही बैंक शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा सभी नए यूसीबीएस को पर्याप्त कैपिटल एडिक्वेंसी राशि यानी कि CAR बनाए रखना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी वित्तीय झटके को बर्दाश्त किया जा सके। प्रबंधन में पेशेवर बैंकिंग विशेषज्ञों की नियुक्ति अनिवार्य होगी और बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों का होना तय किया जाएगा। कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी और कड़े रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के बिना कोई भी नया बैंक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकेगा। यानी कि कुल मिलाकर जो पूरा प्रोसेस है ना, वो होगा ट्रांसपेरेंट। और यही वजह है कि अब हम वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालते हैं तो दुनिया की कई बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सहकारी बैंकिंग प्रणाली बेहद मजबूत और सफल मॉडल के रूप में काम कर रही है। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और जापान जैसे देशों में सहकारी बैंक वहां के कमर्शियल बैंकों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं और अर्थव्यवस्था को भारी मजबूती प्रदान करते हैं। भारत की बात कर लेते हैं। 22 साल बाद उठाया गया ये कदम सहकारी बैंकिंग को बंद करने या उपेक्षित करने के बजाय उसे आधुनिक बनाए और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष लाने की एक दूरदर्शी रणनीति है। भविष्य की तस्वीरें ये संकेत देती हैं कि आने वाले दिनों में हम देश में पूरी तरीके से तकनीक संचालित, पारदर्शी और जवाबदेह न्यू एज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स देखेंगे। ये बैंक न केवल भारत के डिजिटल इंक्लूजन और फिनटेक क्रांति में भागीदारी निभाएंगे, बल्कि देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में छोटे उद्योगपतियों की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आरबीआई का यह फैसला भारत के वित्तीय तंत्र में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत है, जहां सुरक्षा, विकास दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आने वाले हैं। तो देखिए, ये जानकारी अब थी जिस तरीके से भारत को लेकर और आरबीआई के नए फैसले को लेकर। और चलिए समझिए.com में